एक बात उसी प्रयोग से और भी निष्कर्ष में आई कि जब कांच और कांच की छड़ें एक दूसरे से दूर जा रही थीं, आबनूस आबनूस की छड़ें एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो यह तो स्पष्ट था विद्यार्थियों कि एक कांच की छड़ पर जैसा आवेश रहा होगा वैसा ही दूसरी कांच की छड़ पर भी आवेश रहा होगा। इसका अर्थ हुआ कि समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण हुआ। और इस बात की पुष्टि इससे भी हुई कि जब आबनूस की छड़ और आबनूस की छड़ साथ में लटकाई गई थी तो उन दोनों आबनूस की छड़ों पर भी एक समान का आवेश रहा होगा और उन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण हुआ था। इसका अर्थ है कि सजातीय आवेश अर्थात धन और धन सजाती हैं, ऋण और ऋण सजातीय आवेश हैं, इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण का गुण होता है। जबकि कांच और आबनूस की छड़ों ने एक दूसरे को खींचा था, आकर्षित किया था। इससे पता चला कि जो विजातीय आवेश होते हैं अर्थात धनात्मक या ऋणात्मक, या हम ले लें ऋणात्मक और धनात्मक, इनके बीच आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने जानी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और सजातीय आवेशों में आकर्षण, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता। आवेश आ कहां से रहा है, ये किस प्रकार से आवेशित हो जा रहे हैं। जो हमने कहा कि कांच की छड़ को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो वो धनावेशित हो जाती है और जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है। फिर ये आवेशन हो कैसे रहा है, क्योंकि परमाणु तो मूलतः विद्युतः उदासीन है। तो इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं अथवा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं या इस प्रकार से वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के दौरान एक पदार्थ से, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक वस्तु, एक पदार्थ से दूसरी वस्तु या पदार्थ पर चले जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या हुआ विद्यार्थियों कि जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से, एक वस्तु से दूसरे पर गए, इसका मतलब उसके परमाणु से वो इलेक्ट्रॉन निकले होंगे और दूसरे पर चले गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि परमाणु विद्युतः उदासीन इस कारण होता है क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉनों का ऋणावेश होता है, जितना कुल ऋणावेश होता है उतना ही कुल धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। अब जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए तो निश्चित है कि उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई होगी। अब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई वहां पर, इसका अर्थ वहां पर प्रोटॉन बढ़ गए और प्रोटॉन बढ़ने का अर्थ हो गया कि उसके ऊपर धनावेश बढ़ गया और वो वस्तु धनावेशित हो गई। और ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतना ही नहीं किए, वो कहीं पर पहुंचे भी तो वो जहां पर पहुंचे, जिस वस्तु पदार्थ पर पहुंचे वहां पर भी उन्होंने संतुलन गड़बड़ किया और उन्होंने वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई और वहां पर जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई इसका अर्थ वहां पर ऋणावेश बढ़ गया। इसका अर्थ हो गया कि जो वस्तु विद्युतः उदासीन थी, एक से इलेक्ट्रॉन निकलने पर वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, वो धनावेशित हो गई और जहां पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, वो ऋणावेशित हो गई। और एक बात यहीं से और भी हम सबको पता चल गई कि किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए, विद्युतीकरण के लिए केवल और केवल कौन उत्तरदायी है? इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। क्यों इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है विद्यार्थियों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आवेशन हो रहा है, ये धन और आवेश जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही हो रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है वो धनावेशित हो जाते हैं और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है वो ऋणावेशित हो जाते हैं। इसका मतलब किसी वस्तु के विद्युतीकरण के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तर ने सीखा। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसको हम सबको जानना है, वो है आवेश संरक्षण का नियम। जब हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है किसी भी वस्तु के आवेशन के लिए, किसी भी वस्तु पर आवेश के लिए, तो यह आवेश संरक्षण का नियम जो कहता है पहले उसको हम समझेंगे और फिर उसकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यह नियम कह रहा है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका आशय क्या है विद्यार्थियों कि ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मैं आपको जल्दी से उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जब हमने रेशम को कांच की छड़ से रगड़ा था, उसके पूर्व आप सोचें
कांच की क्षण अलग थी, रेशम अलग था। कांच की क्षण विद्युतः उदासीन थी, रेशम विद्युतः उदासीन था, उन दोनों के ऊपर कोई आवेश नहीं था। अब हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर रगड़ने के पूर्व हम कांच की क्षण और रेशम का कुल आवेश कहें तो वो शून्य था, लेकिन जब हमने कांच की क्षण को रेशम से रगड़ा, घर्षण किया, तो कांच की क्षण से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर गए। कांच की क्षण से जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही रेशम की क्षण पर गए, और उसी कारण से जितना धन आवेश कांच की क्षण पर आया उतना ही ऋण आवेश रेशम पर आ गया। अब अगर रगड़े जाने के बाद भी हम दोनों के कुल आवेश को पता करें कि कुल कितना आवेश है दोनों को मिलाकर, तो फिर भी हम देखेंगे कि जितना धन आवेश कांच की क्षण पर है उतना ही ऋण आवेश रेशम पर है, और दोनों का योग फिर से शून्य होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कांच की क्षण और रेशम को रगड़े जाने के पूर्व का कुल आवेश बराबर इन दोनों को रगड़े जाने के बाद का कुल आवेश। इससे यह सिद्ध भी होता है कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है। आप लोगों को निश्चित रूप से यह बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। आवेश बराबर वैद्युत धारा गुणे समय। अब इसको हम यहां पर एक आसान तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि यदि किसी चालक में हम चाहते हैं कि एक कूलाम, जो कि आवेश का मात्रक है, आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक कूलाम है, कूलाम को हम परिभाषित करें एक कूलाम आवेश को, तो हम कहना चाहेंगे कि अगर किसी चालक से 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, तो उस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलाम होती है, क्योंकि हमने देखा है यहां पर Q आवेश वैद्युत धारा I गुणे समय अंतराल T के गुणनफल के बराबर होता है। इस कारण से हम इस प्रकार से 1 कूलाम आवेश को परिभाषित भी कर सकते हैं। अब विद्यार्थियों, हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण चीजें बताएंगे। आपने देख लिया, यह जान लिया कि इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी हैं किसी भी वस्तु पर आवेश के लिए। अब आपसे यह कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है, मैंने आपको इतना बता दिया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, दोनों के आवेश बराबर होते हैं। अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को सामान्य रूप में हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यह ऋणात्मक आवेश होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, यह प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा आवेश है। क्यों? अब आपको यहां पर थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, विशेष रूप से ध्यान देकर आप समझेंगे कि मैंने आपको बताया जब घर्षण होता है, घर्षण से कुछ इलेक्ट्रॉन एक से निकलते हैं, दूसरे पर पहुंचते हैं, लेकिन क्या कभी यह विद्यार्थियों संभव है कि एक इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन किसी पर पहुंचे? किसी पर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 12 जा सकते हैं, 15 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 23 जा सकते हैं, 123 जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या कभी संभव है कि एक से कम इलेक्ट्रॉन किसी पर जाएं, किसी से निकलकर किसी दूसरे पर जाएं? ऐसा संभव नहीं होगा। अर्थात कोई भी वस्तु ई से कम आवेश को ग्रहण नहीं करती है, और वस्तुओं द्वारा ग्रहण किया गया आवेश स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात ई हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं ne हो सकता है। अब आप जब ये कह रहे हैं, हमने आपको बताया और आपने समझ लिया कि वस्तुएं ई से कम आवेश ग्रहण नहीं करती हैं, वस्तुओं द्वारा ग्रहण किया गया आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, और ई ही प्रकृति में पाया जा रहा हूं कि जिन आवेश वाहकों के जरिए आवेश ले जाया जाता है, उनमें इलेक्ट्रॉन के जरिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको हमने ई से कहा है, उतना ऋण आवेश। प्रोटॉन के ऊपर मैंने आपसे बताया कि आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन धन प्रकृति का होता है, तो वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ही ले जाएगा, लेकिन वो धनात्मक ले जाएगा। अल्फा कण
2 इलेक्ट्रॉनों के बराबर धन आवेश ले जा सकते हैं। बीटा कण इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश यानी कि प्रकृति और मान दोनों में ऋण आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और पॉजिट्रॉन हमारे पास उतना ही धन आवेश अर्थात 1.6 × 10⁻19 कूलाम का धन आवेश ले जा सकते हैं। इन सब चीजों के बाद अब मैं आपसे जो चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, चर्चा करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, स्थिर विद्युतिकी में इसका विशेष महत्व है। और मैं आपसे कहूंगा कि इस नियम को हम सब बहुत मन से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इस नियम का बहुत उपयोग हम आगे करने वाले हैं। और इस नियम को फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था, इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस नियम से परिचित कराता हूं और फिर इसकी विधिवत व्याख्या हम लोग मिलकर करेंगे। तो कूलाम ने बताया, वैज्ञानिक कूलाम ने बताया कि दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। बल सदिश राशि है, इसलिए उसकी दिशा भी हमने यहां बताई कि ये जो बल लगेगा उनके बीच, ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। अब हमको ये चीज विद्यार्थियों देखना है कि यहां पर हमारे पास मान लीजिए 2 आवेश हैं Q1 और Q2, जिनके बीच की जो हमारे पास दूरी है वो R अगर हो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान मैंने आपको बताया एसआई मात्रकों में 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से जो कूलाम ने नियम दिया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये उनके बीच लगने वाले बल का मान था। और हमने इस बल के मान को यहां पर बताया है, लेकिन चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए यह उचित होगा, यह बेहतर होगा कि हम उसको सदिश रूप में भी व्यक्त करें। तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए आप देखेंगे कि यहां हमारे पास एक चित्र है। यहां पर एक हमारे पास आवेश Q1 है और दूसरा आवेश Q2 है, जिन आवेशों के स्थित सदिश क्रमशः R1 और R2 है। देखेंगे इस आवेश Q1 के लिए स्थित सदिश R1 है और इसके लिए स्थित सदिश R2 है, जबकि हमारे पास Q1 से Q2 की तरफ जाने वाला सदिश हमारे पास R21 है और R21 का मान सदिश R2 माइनस सदिश R1 के बराबर होगा। अगर हम इस दिशा में Q1 से Q2 की दिशा में जाने वाले इकाई सदिश को देखें तो आप जानते हैं इकाई सदिश R21 कैप से उसको प्रदर्शित करेंगे, वो बराबर होगा सदिश R21 अपॉन मॉड सदिश R21। ये हमारे पास इकाई सदिश होगा। और जब हम यहां पर सदिश रूप में कूलाम के नियम को व्यक्त करेंगे तो इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा, F सदिश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम यहां इसको कह सकते हैं F21, जो हमारे पास आवेश Q1 और Q2 है, इनके बीच लगने वाला बल F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास हम कह सकते हैं यूनिट वेक्टर R21, जिसको R21 कैप से दिखाया गया है। यह सदिश रूप में हमने कूलाम के नियम को व्यक्त किया है। अब हम यह देख सकते हैं कि अगर इसी तरीके से Q1 आवेश पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल हम देखें तो उसको F12 से हम दिखाएंगे और ये यहां पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। आप यहां पर एक चीज और देख लें, इस दूसरे चित्र में दिखाया गया है Q1 और Q2 का अगर गुणन ग्रेटर देन 1 है, अर्थात ये दोनों आवेश सजाती हैं तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है विपरीत दिशाओं में, और अगर ये लेस देन 1 अर्थात ये विजातीय हैं, इन दोनों का गुणनफल अर्थात ये दोनों विजातीय आवेश हैं तो इनके ऊपर आकर्षण बल लगेगा, ये भी हमको जान लेना है। और इस प्रकार से हम एक चीज और देख सकते हैं कि जो F21 होगा वो माइनस F12 के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं न्यूटन के तृतीय नियम के ही अनुरूप हमको ये दिखाई दे रहा है। एक बात मैं आपको यहीं पर और बता दूं कि अगर इन आवेशों को निर्वात के बजाय निकाल करके किसी माध्यम में रख दिया जाए
जिस माध्यम का परावैद्युतांक k हो, तो इस नियम का स्वरूप, न्यूटन जो हमारे कूलाम का नियम है उसका स्वरूप कुछ इस प्रकार हो जाता है, F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। k को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, और ये जो एप्सिलॉन नॉट k है इसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, जिसको हम माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं, और उस माध्यम में ले जाने पर उन आवेशों के बीच लगने वाला बल घट जाता है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने बहुत अच्छे से ये सब सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और आगे बहुत जानकारी की बातें सीखेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसी तरीके से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। कूलाम के नियम के साथ आज मैं क्लास को यहीं विराम देता हूं। थैंक यू।